जितनी तैयारियां वो सारी की सारी तकरीबन हमने मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन मटीरियल तैयार हो गया है, बैलेट पेपर, इलेक्शन मटीरियल, बाकी सामान डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है। मैं अपने पेशावर के लोगों का और अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मशकूर हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के बगैर नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज़। सबले जंग बच गया है, मैदान सज गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमत किसकी होगी, ये फैसला होने में सिर्फ 5 दिन तो बाकी रह गए। पहले मरहले में सूबे के 17 अजला में इंतखाबात होंगे, जिसके लिए वोटिंग 19 दिसंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक 17 अजला के 5 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पेशावर, मर्दान, बनू, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में लोकल गवर्नमेंट का सरबराह मेयर होगा, जबकि बाकी 61 तहसीलों के सरबराह चेयरमैन कहलाएंगे। पहले मरहले में 2000 से ज़ायद नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के लिए भी इंतखाबात होंगे। हर नेबरहुड या विलेज काउंसिल 7 नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 3 जनरल काउंसलर, ख़वातीन, नौजवान, मजदूर और अक़लियत शामिल हैं। KPK की तारीख में नाज़रीन ये पहली बार सिटी मेयर या तहसील चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त अवामी वोट से हो रहा है, जो कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। सिर्फ डेप्यूटी मेयर या डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब काउंसिल बनने के बाद उसके मेंबरान करेंगे। KPK में तहरीक इंसाफ 2013 से नाज़रीन मुसलसल इक़्तिदार में है। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में भी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई थी। दूसरा नंबर आज़ाद उम्मीदवारों का था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई ख़ास पजीराई हासिल नहीं हुई थी यहाँ पर। लेकिन अब ऑब्वियसली हालात बदल रहे हैं। विफाक में भी 3 सालों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। महंगाई की वजह से सारा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है। अवामी सर्वेज भी तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम वजूहात के बावजूद नाज़रीन, अगर 3 माह पहले होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात को देखें तो KPK में तहरीक इंसाफ ही सबसे आगे नज़र आती है। अलबत्ता पंजाब में उसे बुरी तरह मार पड़ी थी। KPK कंटोनमेंट इलेक्शंस में भी आज़ाद उम्मीदवार ही दूसरे नंबर पर थे। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने कुछ वोट ज़रूर गेन किए थे। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान का साथ देंगे या इस बार इरादे कुछ और हैं? ये जानने के लिए हमने KPK मुख्तलिफ अजला में अवामी राय ली है। ज़रा सुनिए पहले। के अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अगर सूबे को देखा जाए, यूनिवर्सिटी से बड़ी पड़ी है, किसने किया है? इसी NP ने किया हुआ है, तो वोट हमेशा NP का रहेगा। इंशाल्लाह मैं NP को वोट दूंगा, क्योंकि तालीम के मैदान में उन्होंने बहुत काम किया। हुकूमत इस्लामी को वोट दूंगा, क्योंकि इसका तहसील निज़ामत पर मुश्तक सीमाब जो है वो रह चुका है, तो इसकी कारकर्दगी और उम्मीदवारों की निस्बत अच्छी रही। हरीपुर में PTI ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं और इनके कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे खड़े हुए हैं। इस दफ़ा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि जो मौजूदा हालात है, मुल्क के हालात है, तो इससे बहुत ही मायूसी हुई है, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। पीछे ही ऐसी जमात आ रही है जो इलाके के काम कर रही है, लोगों के मसाइल हल कर रही है, तो हमारा जो है हम इस बल्दियाती इलेक्शन में पीछे को फुल सपोर्ट करेंगे। हम वोट तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे और इमरान खान को भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। वोट तो इंशाल्लाह ताला PTI को ही देंगे। तो कहीं कहीं अवाम मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैं इरफान मूसा ज़ई, उनसे मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताइए, KPK में 2018 में तारीख रकम हुई थी, मुसलसल दूसरी बार किसी पार्टी को वहाँ के अवाम ने चुना था, तो क्या तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ आपको बल्दियाती इंतखाबात में भी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है? किरण, देखिए जिस तरह 2018 में बिल्कुल तारीख रकम हुई थी, PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में दूसरी बार जो है वो उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी और काफ़ी बड़ी तकरीबन 95 सीट उनके जो है अब खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन अब जो है वो महंगाई की वजह से सूरत हाल जो है वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। अब आम लोग जो है वो PTI के साथ उस तरह उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, जिस तरह 2013 और 2016 बल्दियाती इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में लोगों ने PTI को सपोर्ट किया। अब जो है ज़्यादा अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में जो वर्कर्स है
तो वो तो PTI को जो उनके सपोर्टर है वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आम आवाम है वहाँ पर जो है वो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेन चीज़ जो है वो महंगाई है। हालांकि PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मेगा प्रोजेक्ट्स है BRT और सेहत कार्ड जो है वो उस पर जो है वो वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। तो यही वजह है कि जो पेशावर की मेयर की जो मेन सीट है तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। NP जो है वो भी चूँकि PTI की जो है वो लोग जो है वह महंगाई से तंग है, तो NP का, JUI का और पीपल्स पार्टी के जो है वो चारों उम्मीदवार में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा। कांटे का मुकाबला है, तो मुझे ये बताइए इरफान के कौन कौन सी अहम सियासी पार्टीज हैं जो कि वहाँ पर इत्तेहाद बना रही हैं और फिर इलेक्शंस में जा रही हैं? देखिए, इस तरह मेयर के जो इलेक्शन है तो इसमें तो इत्तेहाद जो है सिर्फ जो है वो JUI की सपोर्ट जो कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कौमी वतन पार्टी जो है उनका उम्मीदवार जो है वो JUI से है, जो कि साबिक सेनेटर गुलाम अली का बेटा है। इस तरह जो है अरबाब आलमगीर का जो फर्जंद है अरबाब ज़रक वो पीपल्स पार्टी से उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि रिजवान बंगश जो है वो PTI का उम्मीदवार है। लेकिन इसमें भी जो है अक्सर पार्टी में इख्तिलाफ पाया जाता है, चूँकि रिजवान बंगश जो है वो पार्टी वर्कर नहीं है, जो तो यही वजह है कि काफ़ी वर्करों जो है वो अप्लाई किया था टिकट का, तो टिकट जो है वो रिजवान बंगश को मिला है। तो यहीं भी जो है वो एक PTI जो है वो मुकम्मल जो सपोर्ट नहीं की जा रही, तो ये वजह अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो अभी कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा कि आया तारीख दोबारा दोहराती है, खुद तहरीक इंसाफ वहाँ से कामयाब होती है या फिर नताइज कुछ और होते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया है। शरह सूद में 1% इजाफा किया है, जो 8.75% से अब 9.75% हो चुकी है। ये गुज़िश्ता 20 माह की बुलंद तरीन शरह है। गुज़िश्ता माह भी 1.5% इजाफा किया गया था। शरह सूद में इजाफे से यकीनन कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। अब ये होंगी कैसे, ज़रा ये समझ लेते हैं। वो बिजनेसमैन नाजरीन जो बैंक से कर्ज लेकर बिजनेस पे लगाते हैं, शरह सूद में इजाफे से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब बिजनेसमैन ज़्यादा रकम अदा करेगा तो फिर अपना नुकसान यहाँ पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगा। या अगर कारोबारी अफराद कम कर्ज लेंगे और कारोबार को प्रॉपर ना बढ़ा सके तो कारोबारी सरगर्मियाँ कम होंगी, जिनसे मुलाजमत के मौके भी कम हो जाएंगे। कारोबारी सरगर्मियाँ कम होने से कंपनीज़ का मुनाफा भी कम हो जाएगा। कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकेंगी। नतीजतन जो सरमायाकार हैं उनकी हौसला शक्ति नहीं होगी, वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे, किसी और सेक्टर में सरमायाकारी की कोशिश करेंगे। अब जो माशी माहिरीन हैं वो पहले ही कहते रहे हैं कि IMF की जानिब से मुआहदे से कबल जिन शराइत को पूरा करने का कहा गया है उसमें एक शरह सूद में इजाफा भी है जिसको पूरा किया जा रहा है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का इशारा दे रहे हैं, इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। वो महंगाई जो इस वक्त पहले ही 11% की बुलंद तरीन शरह पर है। हफ्तावार खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई 18.5% है। अलबत्ता वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक बिजली और तेल महंगा होना पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की वजह हो सकते हैं। यानी वो पेट्रोल जो पहले ही 147 रुपये लीटर की बुलंद तरीन सतह पर है, मुमकिन तौर पर और महंगा हो जाएगा। बिजली का यूनिट जो पहले ही 22 रुपये से ज़्यादा है वो और महंगा हो जाएगा। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। माशी इंडिकेशन से अवाम घबरा रहे हैं। एक अनसर्टनिटी है कि न जाने अब और क्या कब हो जाए, क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ इसी बेयकीनी के बादल दुनिया के और ममालिक पर भी हमें मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टर्की की करेंसी लीरा, इसकी कदर में नाज़रीन एक दिन में 7% की रिकॉर्ड कमी हुई है। इस साल के शुरू से अब तक डॉलर के मुकाबले में टर्किश लीरा की कीमत आधी रह गई है। मेरे साथ मुजम्मिल असलम मौजूद हैं, तर्जुमान वजारत ख़जाना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। आबिद सुलैरी साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे माशी तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। अब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये शरह सूद सर मुसलसल बढ़ रही है, पिछले महीने भी, फिर इस मंथ भी सर गुज़श्ता 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। जो बातें की जा रही थी सर कि IMF की शर्त है शरह सूद को डबल डिजिट में लेकर आए, क्या ये वही होने जा रहा है, ये वही हो रहा है सर? ये आबिद साहब से पूछ रही हैं, मेरे से पूछ रही हैं? मुजम्मिल साहब आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा चलें किरण, मैं आपकी इस बात का थोड़ा सा जवाब 1 मिनट के फासले से दूंगा। पहले कुछ आपको जो आपने इब्तदाइया दिया थोड़ा सा मैं उस पर कॉमेंट करना चाहूँगा। जी 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 जी। आपने जब जैसे बताया कि जब शरह सूद बढ़ेगा तो कारोबार के लिए
जो है वो कम कर्जा लेंगे, फिर वो कम कर्जा लेंगे तो कम रोजगार होगी, फिर कम ग्रोथ होगी। देखें, बात ये है कि किरण, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि कारोबार 1 या 2% से जो है वो शरह सूद के फैसले देखते हैं कि उनके प्रॉफिट्स क्या हैं। अगर वो 2% से शरह सूद बढ़ रहा है और उनके प्रॉफिट 20% हैं, तो कौन सी अक्लमंद डिसीजन मेकर होगा ऐसा कि वो 2% शरह सूद के बढ़ने से 20% के मुनाफे को छोड़ देगा? नंबर 1, ठीक है ना। तो ये एज्यूम कर लेना कि कारोबार कर्जा लेना छोड़ देंगे, ये जो है मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इलॉजिकल भी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर प्लीज किरण, मेरी बात को तोड़ेंगे ना तो आपके व्यूअर्स भी नहीं समझ सकेंगे और मजा भी नहीं आएगा। आप जरूर कीजिएगा मुझे पॉइंट बीच में ना, ठीक है। फिर दूसरा, इस मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, आई एम श्योर कि आप भी बहुत सारे लोगों को जानती होंगी कि जो अपनी सेविंग्स को, जो नौकरी पेशा होते हैं खास तौर पे, वो बैंक में भी रखते हैं, ठीक है ना। एक साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि जो लोग बैंकों में अपनी सेविंग रखते थे, जब हमने शरह सूद 7% किया था तो हजारों लोग हमसे कंप्लेन करते थे, बल्कि हमारे जो है एक गरीब आदमी पेंशनर को अब जो है मुनाफा कम मिल रहा है क्योंकि वो उसी से अपने घर चलाते हैं। तो एक इस फैसले से जो है उसका भी फायदा हो जाएगा, जो 2 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है ना। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक साइड ऑफ द पिक्चर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो बोली कि ये जो है शरह सूद जो है पहले 1.5% बढ़ा, फिर 1% बढ़ा, और ये जो है मार्केट की तवक्को जो है ये थी। आपको मैं बताता हूँ, मार्केट की आज की तवक्को थी कि 2% से बढ़ना चाहिए और स्टेट बैंक ने 1% से बढ़ाया। और ये जो महंगाई आपने 18% की बात की, आज ही की खबर है इंडिया में 14.5% आई है, और अभी आपसे बात करते हुए अमेरिका में 9.8% आई है, जो 1 साल पहले 1% थी, जो उनका अभी जो है नंबर आया है। तो ये एक आलमी मसला है, और मैं ये समझता हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले 1 सालों में और खास तौर पे चंद महीनों में हमने जो एक अच्छा काम ये किया है, जो खाने पीने की जो सबसे ज्यादा एक आम आदमी की महंगाई होती है उसको हम नीचे ले आए। चीनी कराची में होलसेल। मुजम्मिल साहब मुझे प्लीज अब सवाल भी साथ साथ करने दीजिए। ये जो आपने 14% बताया है इंडिया का, ये हफ्तावार आप बता रहे हैं या आप सालाना रेशो बता रहे हैं सर? WPI, ये जो आप बता रही थी 18%, वो SPI बता रही थी, ये WPI उनका 14% आया। और जो हमारी जो महंगाई है, अगर 5 महीने की एवरेज ले तो 9.2% है। सही। अच्छा, अब सर ये स्टेट बैंक ने आबिद सलेरी साहब, सर स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट में 100 बेसिस का इजाफा किया है सर, शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। आप हालात को इस वक्त कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं मुजम्मिल की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मार्केट जो है वो तकरीबन 11% शरह सूद के लिए तैयार बैठी थी, और उसकी वजह यह थी कि पिछले चंद हफ्ते पहले आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अपने जो टी बिल्स फ्लोट किए थे वो 11% पे उसके मार्कअप जो है गवर्नमेंट पे कर रही थी। तो इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो ज़्यादा की तवक्को कर रही थी। अभी भी गुंजाइश मौजूद है, और मैं आपको सिर्फ 2 कंपैरिजन देना चाहता हूँ। टर्की में आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया था कि वहाँ पे फॉरेन करेंसी के साथ क्या हो रहा है। तो टर्किश गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी लूज होने के बावजूद वो शरह सूद जो है उसमें इजाफा नहीं होने दे रही। और आप देखिए कि जब शरह सूद में इजाफा नहीं किया जा रहा तो वहाँ पे करेंसी के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट की हमारे पास मिसाल है, जिन्होंने के कोशिश की कि अपने श्रीलंकन रुपए को आर्टिफिशियली वो कंट्रोल करें, और उसका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका में इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो 1 महीने की इंपोर्ट से भी कम के रिजर्व्स हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बैलेंस रखना, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान बैलेंस रखना, जो आपकी करेंसी की कीमत है और इंटरेस्ट रेट उसके दरमियान बैलेंस रखना, ये एक मुश्किल फैसला है। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बैलेंस जो है वो बाकी मुल्कों से कदरे बेहतर सर आपसे सवाल कर रहे हैं, पर इस बात को मैं मुजम्मिल साहब की तरफ लेके जाऊंगी आगे। सर तेल की कीमतें आलमी मार्केट में कम हुई हैं, लेकिन क्या वजह है? पाकिस्तान में कोई बड़ी कमी नहीं हुई है सर। पाकिस्तान में महंगाई आलमी मंडियों की वजह से हो रही है या हुकूमती पॉलिसीज की वजह से हो रही है? आबिद साहब ये मुजम्मिल से पूछ रही हैं? आबिद साहब से पूछ रही हूँ। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें भी अगेन
ये एक अच्छी चीज है कि सारा का सारा रिलीफ पास ऑन नहीं किया जा रहा। पिछले महीने आप देखिए 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ने तेल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद की थी। अगर सारा रिलीफ यकदम पास कर दिया जाए, आज ऑयल की कीमत दोबारा $70 पर बैरल पे है, अगर वो सारा रिलीफ यकदम पास कर दिया जाए और ये खुदा न खास्ता दोबारा 80 को टच करे, तो फिर हुकूमत को वो सारा का सारा जो इजाफा है वो भी पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो इस वक्त थोड़ा सा कुशन है, ये उस वक्त काम आएगा हुकूमत के जबकि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओगरा की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर रहे हों कि वो अवाम पे मजीद बोझ नहीं डालने दे रहे। तो ये उस वक्त आपको एक कुशन की सूरत जो है वो मुहैया करेगी। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, क्या ये इस तरह की बातें और इस तरह की खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि शायद 10 से 11 रुपए पेट्रोल की तेल की कीमतों में कमी का इम्कान है, तो ऐसा कुछ सोच रही है सर हुकूमत? देखें, बात यह है कि मैं आपको बड़ी एक इंडिकेशन एक दे देता हूं कि हर महीने की 30 तारीख को और 15 तारीख को जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, और जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वजारत खजाना को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो ओगरा समरी भेजता है, सील एनवेलप पे आती है और फिर मैं और हमारी टीम मिलके ऐलान कर देती है कि कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। तो जो आपका मीडिया आज 9 से 11 रुपए चला रहा है वो मेरे इल्म में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि आलमी मार्केट में 29 नवंबर को कीमतें एकदम गिरी थी 10%, और जो वो माल है वो आते आते भी 15 से महीना लगता है। तो जो आप कह रही हैं कि वो बाहर कीमतें गिर गई और आप नहीं गिरा रही, तो अपनी टाइम की फ्रीक्वेंसी से हम चेंज नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमने 600 अरब रुपए का टैक्स रखा था, जिससे हमने जो है बजट किया हुआ था कि सूबों को पैसे जाएंगे, सूद की अदायगी होगी, तनख्वाहें जाएंगी। वो अभी तक 5 महीने में हम हदफ के 10% तक पे भी नहीं पहुंचे। और अभी भी हमने टैक्स छोड़ा हुआ है, सेल्स टैक्स 17% है, जो सिर्फ हम 1.66% ले रहे हैं। आज से महीना पहले 0% था। तो हुकूमत ने अपना टैक्स भी लेना है, और जैसे आबिद सुलेरी साहब कह रहे हैं कि ये जो है हुकूमत ने अब एक तरफ अपना टैक्स लेना है, और अगर फर्ज करें कि कल हम 5-6 रुपए कम भी कर देते हैं, फर्ज करें, और 1 हफ्ते बाद आलमी मार्केट में कीमतें बढ़नी है, तो ये 5-6 रुपए आपने वहीं से हमें पकड़ लेना है कि देखें महंगाई कर दी, बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ना 30 तारीख को ना 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं होने जा रही है। पता नहीं आपको इतना कैसे लग गया, मुझे खुद नहीं पता जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको पता नहीं लग गया तो आप माशाल्लाह कल अब देख लीजिएगा। आपको खुद नहीं पता मुजम्मिल साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 5-6 रुपए अगर हम कम कर देते हैं और फिर उसके बाद आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर हम उस पर करेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे महंगाई हो रही है। मैं दलील दे रहा हूँ, आपने एक टैक्स लेना है और वो हम बहुत पीछे हैं हमारे पेट्रोल से, जो हमने तखमीना लगाया हुआ था हम उसके 10% तक भी नहीं पहुंचे। तो वो भी एक टारगेट है। और दूसरी बात, आपने इब्तिदाई में कहा था कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ेगी, अब आप एकदम आ गई है कि, तो वो आपने अभी तो कुछ और बोला था थोड़ी देर पहले इब्तिदाई सर मैंने कोट किया था एशियाई तरक्याती बैंक की, जो उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। तो सर महंगाई ऑब्वियसली तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, मैंने उस तनाजुर में ये बात की थी। अब सर इसी पे मैं आपसे ये जो एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से मुझे आप सवाल भी ले लीजिए साथ साथ, ये जो इनकी तरफ से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, कितने फीसद तक बढ़ सकती है महंगाई सर, जो पहले ही हुकूमत के हदफ से ज्यादा है? देखें, आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है और उन्होंने पहले जो हदफ दिया था 7 से 9% थे इस साल, अभी भी 5 महीने की 9.2% है। आज उन्होंने बढ़ा के 9 से 11% कर दिए, यानी कि औसत वो 10% की बात कर रहे हैं। लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि अब जो है ये जो महंगाई जो है पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में उसका डंका बजना शुरू हो गया। और जैसे आबिद सुलेरी साहब ने बात की कि ये जो हमने एक्शंस ले लिए थे, दुनिया अब लेना शुरू करेगी और इसके असरात दुनिया में बहुत बुरे नजर आएंगे। हमने वो बुरा टाइम पीछे निकाल दिया है और इंशाल्लाह ताला अब जो है आज हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान, आप लोग तो सरप्राइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन सर ये आदाद शुमार और नंबर्स देख के आवाम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे हैं। मुजम्मिल असलम साहब, थैंक यू वेरी मच। आबिद सुलेरी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। बटेरे
अक्सरियत में नहीं है, वो अक़लियत में है, अवाम अक्सरियत में है। ये लिसानी सियासत को परवान चढ़ाने का कानून है, ये जाली भर्तियों का कानून है। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियाने पाकिस्तान से। इनके बाप की जागीर है ये, इनके घर का पैसा है ये, हमारे खून पसीने का पैसा है, ये उसके ऊपर काबिज बने बैठे हैं और तड़ीक लगाते धमकी देते हैं। ये सोच मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की नहीं थी, वो तो कहती थी कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर, और यहाँ पे इनका मुराद अली शाह, इनका चीफ मिनिस्टर कहता है हमें मजबूर ना करो, नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तुमने अगर जुर्रत भी करी सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की, ऐसी सोच भी अपने दिमाग में लेकर आए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन जमातें एक हो गई हैं। वजीर आला सिंध के बयान ने जलती पर तेल का काम किया है। बिलावल ने मुराद अली शाह की हिमायत करके सियासी आग को मजीद भड़काया है। पीटीआई तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने अलामती भूख हड़ताल पर बैठ गई है। जमात इस्लामी ने 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान किया है। MQM वजीर आला सिंध से मुतनाज़े बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है। फारूक सत्तार ने कराची का नाम तब्दील करके सिंधियाची रखने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान कहते हैं अगर आज बेनज़ीर भुट्टो होती तो मुराद अली शाह को पार्टी से उठाकर बाहर फेंक देती। चीफ जस्टिस वजीर आला सिंध को बुलाकर पूछें कि ताकत के बल पर ऐसा कानून क्यों मंजूर किया है। मुराद अली शाह ने सिंध को पाकिस्तान से अलग करने का सोचा तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बिलावल ने जिन्हें दहशतगर्द होने का ताना दिया, बेनज़ीर भुट्टो उन्हीं के मरकज़ पर वोट्स की भीख मांगा करती थी। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा है कि 2001 के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को लौटा दें। इस पर बात करने के लिए शैला रज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शैला साहिबा। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं 2001 के इख्तियारात दे दें लोकल गवर्नमेंट को। मैडम, सबसे पहले तो मुस्तफ़ा कमाल से ये कहना है कि जिन्हें हमने गलत कहा है उनको हम से पहले आप छोड़ चुके हैं। आंसू इतने मोटे मोटे बहा के, अल्लाह अल्लाह, आपने उन्हें कातिल कहा, आपने उनके गवर्नर से लड़ाई की, आप उनके साथ नहीं बैठते। क्या बातें कर रहे हैं, कोई डेंगी वेंगी तो नहीं हो गया? दूसरी बात मुझे ये करनी है मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि आपकी इन बातों से लगता है और इन सब की बातों से कि इन्होंने इस एक्ट को, इस बिल को पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ के ये मुझसे बहस कर लें हर शख्स। मैंने बताऊं, और खुर्रम शेर जमान जो हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि वो एक ऐसे लीडर के कारकुन हैं जिसने ये कहा कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, जिसने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए भंडार आइलैंड को जो है उसके खिलाफ साजिश की। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि वजीर आला ने कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें ना करें कि अब लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं। उन्होंने ये कहा कि आप माइनॉरिटी हो तो जो अपोजिशन होती है वो अपोजिशन होती है, उसके पास अक्सरियती नंबर नहीं होता, हमारा सूबा नहीं है, नेस की साइड बिठाया जाता है। वो उस दरवाजे से एंटर होते हैं जहाँ से नेस लिखा होता है, और जो हुकूमत आपको मेरी आवाज आ रही है होती है वो जो है किसने कहा था मैडम, किसने कहा था मैडम सिंध हमारा सूबा नहीं है? और दूसरी चीज ये भी कि ये भी साथ साथ कह दीजिए, आप कह रही हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा, गवर्नर साहब की तरफ से एतराजात लग गए, तमाम जमातें ऑपोजिशन की जो हैं वो तमाम की तमाम एतराज कर रही हैं इस बिल पर, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी को समझ आ रहा है। मैडम बिल्कुल, गवर्नर साहब की तरफ से जो बात आई थी वो था कि डिस्ट्रिक्ट को खत्म किया जाए, टाउन किए जाए, हमने टाउन मान लिया। अच्छा, जहाँ तक बात है नून लीग की, तो उनको ये बात समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया गया है, और हमने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं लिखी है। जहाँ तक जमाते इस्लामी की बात है तो वो हमसे बताएं कि उनका मेयर काउंसिल का मेंबर था या नहीं था। हमें वो ये बताएं कि उनके जमाने में जो मेयर है नून लीग में मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है इनके हक में बेहतर नहीं है। लेकिन वो मुझे बता दीजिए जो आप बात कर रही थी, अब किस सियासतदान ने कहा था कि सिंध हमारा सूबा नहीं है?
जी वजीर आजम का क्लिप जो है अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो कसरत से चलता रहता है। ये वाहिद वजीर आजम है जिसकी हर बात जो है वो सोशल मीडिया पे चलती है, और वो बातें भी जब ये नहीं करता है तो बताया जाता है कि देखें इसने ये बात कही थी कि मैं करूंगा। तो ये तो आप मुझसे ना मांगे, ये आप सोशल मीडिया पे देख लें। और शैला साहब मेरी नजर से नहीं गुजरा, वरना यकीनन इस पर भी मैं जरूर प्रोग्राम करती। मैं खुर्रम साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। खुर्रम साहब, वजीर आजम साहब ने इस तरह की बात कही है खुर्रम शेर जमान को और मैं दोनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप फेडरल गवर्नमेंट है, आपने पंजाब में शैला साहिबा आप बिल्कुल बात कीजिएगा, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पर, जरा सुन लीजिए। जी मेरे ख्याल से रुकना इसलिए पसंद नहीं करती कि अभी तक इन ख्यालात के अंदर है कि ये शायद डिप्टी स्पीकर हैं। मैं आपसे बताऊं एक बात, क्या देखें, ठीक है, ये ठीक है, इनका दिमाग भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर ढाका वाले भी पागल हैं, दिल्ली वाले भी पागल हैं, कोलंबो वाले भी पागल हैं, इस्तांबुल वाले भी पागल हैं, इस्लामाबाद का जो कानून है वो भी सब पागल हैं, पंजाब भी, केपी भी, न्यूयॉर्क भी, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जहाँ पे ये बल्दियाती निज़ाम है वो सारे के सारे पागल हैं। एक अगर ठीक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए मिसाल जो है ना इस कानून की कहीं पे दुनिया में है नहीं। मेरा ये सवाल है मोहतरमा से कि ये बता दें कि ये जो मेयर होगा ये अपने मामला चलाएगा किस तरह, ये रोड किस तरह बनाएगा, सड़कें कैसे बनाएगा, फुटपाथें कैसे ठीक करेगा, पार्क किस तरह बनाएगा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड कैसे बनाएगा, ये करेगा क्या आके? इसको आपने फाइनेंशियली तो एम्पावर्ड करा नहीं। दूसरी बात ये है कि आप हालत देखें, पिछले 9 महीने में 38,500 लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें छिन गई हैं, 62,000 लोगों के मोबाइल फोन छिन गए। ये मेयर जो है ये पुलिस इसके पाबंद नहीं होगी तो लोकल पुलिसिंग भी इसके पास नहीं है। उसके साथ साथ पूरे शहर के अंदर सबसे बड़ा मामला जो चल रहा है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल में माल बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। खुर्रम साहब ठीक है, ये वाली बात हो गई, बेसिकली वो वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई जो शैला रजा साहिबा कह रही हैं। वजीर आजम साहब ने ऐसी कोई बात कही है या कभी इसकी वजाहत की है? इन्होंने सुनी होगी ख्वाबों के अंदर, मुझे नहीं मालूम, ये खुद बता सकती हैं कि कब कहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि इनको तो रोज कुछ ख्यालात आ जाते हैं, उसके बारे में मैं इनको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो गर्ज ये है कि मेरा जो आने वाला मेयर होगा उसके बस इख्तियारात क्या होंगे। इन्होंने तो कहा था ना कि ये तो बा इख्तियार मेयर लेकर आएंगे, अब ये बेइख्तियार मेयर क्या आ रहा है? अच्छा खुर्रम साहब, सही, खुर्रम साहब ये जो भूख हड़ताल पर आप लोग ये कैंप लगाया, ये कब तक आप लोग बैठेंगे, और क्या आपको उम्मीद है इस बात की कि इस तरह से पीपल्स पार्टी आपके मुतालिबात तस्लीम कर लेगी? अच्छा देखें, जो भी हुकूमत तो है ना, हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी है तो सही, तो हम जाएंगे कहाँ? इन्हीं के दरवाजे को खटखटाएंगे, हम अदालतों के अंदर जाएंगे। जब हमें ये फोरम्स नहीं मिलेंगे तो जाहिर है भूख हड़ताल होगी, भूख हड़ताल का एहतजाज होगा, एहतजाज का घेराव होगा, तो ये मामला तो खराब होंगे, इनके लिए मुश्किलात तो होगी। अभी तक तो हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं, सड़कों में बैठे, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें कोई ऐसा कानून ना लेकर आए जिसके जरिए आवाम को परेशानी हो, आवाम की जिंदगी। तो 19 तारीख को आप लोग भी आ रहे हैं सड़कों पर जमात इस्लामी की तरफ? 19 तारीख को हमने ऐलान किया, सिंध असेंबली का जो है हम घेराव करेंगे, सिंध असेंबली के ऊपर आके हम एहतजाज करेंगे, और वो एक पुरअमन एहतजाज होगा जो कि हमारा एक जमहूरी राइट है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ हम नहीं, बाकी सियासी जमातें भी 19 तारीख को कर रही हैं। और देखें, सवाल यह है कि दुनिया के सारे ममालिक तो मैंने आपको बता दिया ना, सो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिंध से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातें वो भी सब पागल हैं क्या? सिर्फ पीपल्स पार्टी ठीक है, नून लीग की ये बात कर रही थी, नून लीग एमकेएम की एपीसी में आई हुई थी, उन्होंने। खुर्रम साहब मुझे शैला साहिबा का रिस्पॉन्ड लेने दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े तहम्मुल से उन्होंने आपकी मुकम्मल बात सुनी है। शैला साहिबा, अब सूरत हाल तो अब सड़कों पर आ रही है, हालात बिगड़ने की बातें हो रही हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं, कई कैंप्स लगा रहे हैं, तो मैडम ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि बैठ के बात हो जाती या कर ली जाए? सबसे पहले तो मैं खुर्रम साहब को ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर रही हूँ, सेलेक्टेड नहीं, और मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस जा रही हूँ, तो मुझे सुनाई भी कम दे रहा है, लेकिन अब मैं आपकी बातों के जवाब देती हूँ। ये जो आप पंजाब में और इस्लामाबाद में ऑर्डिनेंस लाए, इससे कितनी जमातें खुश हैं? और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने बाकायदा सबको लेटर्स लिखे हैं, और आपकी खातून अमेंडमेंट लाई थी, आपने उसे पेश नहीं होने दिया। आरिफ जतोई की अमेंडमेंट्स रीड की जो है बहस में लाई गई, आप लोग शोर करते रहे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप कहाँ सोए हुए थे, जब नेमतुल्लाह, कंवर नवीद जमील और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो मेंबर नहीं थे लेकिन मेयर बने, तो हमने तो ये बात मान ली। अब आप ये कहते हैं कि मेयर कमाएगा कैसे, तो मुझे ये बताएं,
अपने ऑर्डिनेंस में पढ़ के, इस्लामाबाद के और पंजाब के ऑर्डिनेंस में पढ़ के ये बताइए क्या वहाँ के मेयर को प्रॉपर्टी एक मिनट में एक भी बात गलत नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, आपने उनके मुझे सवाल सुनवाए कि उनके मेयर को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का इख्तियार है क्या? उनका मेयर वाटर बोर्ड का चेयरपर्सन है क्या? उनका मेयर सॉलिड वेस्ट का चेयरपर्सन है क्या? उनकी यूनियन कमेटीज को जो है वो इख्तियारात हैं जो हमने दिए? अगर ये इख्तियारात हैं तो मुझे बताएं कि इसके आगे इन्हें और क्या इख्तियार चाहिए? हमने हमेशा ये कहा कि आप जब चाहें इसमें। शैला साहिबा ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो जो आप कह रही है ना कि पंजाब में ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, तो अगर वहां पर जमाते दीगर खुश नहीं है तो आपकी तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ऐसा एहतजाज या कोई ऐसा कैंप भी तो नहीं आया ना सामने, अब जो यहाँ पर हो रहा है? खुर्रम साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा शैला साहिबा की बात का। जो जी ऑर्डिनेंस जब जी आता है असल में मसला ये है कि मोहतरमा का खुर्रम साहब आ रही हूँ, एक सेकंड में रहता है और इनको इतना अंदाजा नहीं होता है कि दुनिया में खुर्रम साहब एक सेकंड मैडम को बात कंप्लीट करने दीजिए, आ रही हूँ आपकी। जी मैं कर लूँ। वो नाफिजुल अमल हो जाता है और यही इसी से ये खेल रहे हैं। हम तो हुकूमत का हर बिल लेकर आ रहे हैं और दूसरी बात ये कि 18 मौसम अगर उन्होंने यूरोप में वजीर आजम ने गुजारे हैं तो वो केपी में लाए ना। वो मुझे ब्रेक लेना है शैला साहब, ब्रेक लेना है, आपकी बात का जवाब लेने दीजिए। जितने हुकूक यहाँ पर दिए जा रहे हैं मेयर्स को खुर्रम साहब वो आपने नहीं दिए हैं, सवाल उठा रही है शैला साहिबा पंजाब की ना कि ये इनका ज्यादातर वक्त में गुजरता है, इनको अंदाजा नहीं कि मुल्क के अंदर हो रहा क्या है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो कानून आए उससे तमाम सियासी जमातें बहुत ज्यादा शैला साहिबा बिल्कुल कुछ मैडम प्लीज खुर्रम साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। खुश है उसकी वजह ये कि इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, इन्होंने कोई जो है भूख हड़ताल का कैंप नहीं लगाया, इन्होंने असेंबली में कोई शोर शराबा नहीं किया, विच प्रूव्स के हर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसकी वजह यह है कि दुनिया के ऐसे जितने ममालिक हैं जहाँ पे ऐसी जो है शहर हैं जहाँ पे इतनी आबादी है, उनके मसाइलों को देखते हुए, उनके कानून को देख के ये बिल बनाया गया। इन्होंने तो जो बुनियाद बनाया जिसका नाम हमने काला कानून रखा है, 2 नंबर कानून, उसका सही यानी सिंध में तमाम ऑपोजिशन जमातें ये एहतजाज कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के टेम्परामेंट से ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता या नहीं कहा जा सकता कि क्या आया आगे जाकर बात करने को तैयार होंगी या जो चल रहा है वैसे चलने देंगी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रोशनियों के शहर की वो लड़की जिसकी ज़िंदगी अंधेर बनाई गई, लेकिन उसी लड़की ने अपनी ज़िंदगी का उजाला खुद लिखा। इस रोशनी के लिए 6 साल दौड़ धूप की राहिला रहीम, जिनके साबिक मंगेतर पुलिस कांस्टेबल ज़ीशान ने रिश्ता तोड़ने पर उन पर उस वक्त तेज़ाब फेंका जब वो चांद रात पर घर वालों के साथ मेहंदी लगवाकर घर वापस आ रही थी। 17 जुलाई 2015 में जब ये तेज़ाब हमला किया गया राहिला पर, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उस तेज़ाब की शिद्दत का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगाइए कि वो लोहे का दरवाज़ा भी गलने लगा था जहां वो खड़ी हुई थी। राहिला की एक आंख ज़ाया हो गई, दूसरी की 70% बीनाई ख़त्म हो गई, चेहरे के नखूश पिघल गए। 17 प्लास्टिक सर्जरीज के बाद भी कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी और सिर्फ राहिला ही नहीं, उनका नन्हा सा भांजा भी तेज़ाब की जद में आया क्योंकि वो उस वक्त राहिला की गोद में था। पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने के जतन करती रही, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर राहिला को सिक्योरिटी दी गई, लेकिन हर पेशी पर उन्हें इस्लामाबाद से कराची आना पड़ता था, वकील बदलने पड़े, पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा। बिलाखिर आज राहिला को इंसाफ मिल गया। सेशन कोर्ट ने मुलजिम ज़ीशान को उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो राहिला, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको, जो आपकी मेहनत थी, जो आप इंसाफ चाहती थी, वो आपको मिला है। कैसा महसूस कर रही हैं, मुतमईन है इस फैसले से? सबसे पहले तो मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज का फ़ैसला सुन के, क्योंकि मुझे पहले ही पाकिस्तान की अदालतों पर बहुत यकीन था, लेकिन आज उस यकीन पे मैं आज पूरी उतरी हूँ। क्योंकि जब मैं इस फ़ैसला सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मुझे लगा था कि शायद आज मेरे लिए ईद का दिन है। जो रमज़ान ईद को जो मैंने खुशी अपनी लॉस्ट की थी, वो आज खुशी मुझे मिल गई। अच्छा, ये जो इसके साथ इसका साथी भी था, उसे किन बुनियादों पर बरी किया गया है? उसको जो है उसको बेल पर रिहा कर दिया था पहले ही, ऑलरेडी पहले ही उसको बेल पर रिहा कर दिया था, लेकिन
जज ने फैसला किया है तो उनके फैसले पर कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने फैसला किया, उसको सज़ा नहीं दी है, लेकिन ज़िशान जो मेन मुजरिम था उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी है। सज़ा दी गई। इंसाफ के लिए आपको बड़ी तवील मेहनत करनी पड़ी, जिसका आगाज़ में मैंने तस्करा भी किया। कितना खर्चा करना पड़ा, कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ खोया आपने इस पूरी जिद्दोजहद में? इसमें मैं स्टार्ट से अगर लूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी फैमिली ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। सबसे पहले तो हमें इस कराची को छोड़ना पड़ा, जहाँ हमारा अपना शहर, हमारी अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स, सब कुछ हमें छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। दूसरा हमें जो सर्जरीज़ का है, ये तो शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर्जरीज़ में वो मेरा साथ दे रही है, बिलावल भुट्टो मेरा साथ दे रहे हैं। और दूसरा बाकी जो केस के हवाले से, उसके लिए मैं सलाहुद्दीन सर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ मेरे इनमें और भी लॉयर थे, सर लियाकत सर थे और मदोखेल सर थे, उन्होंने भी बहुत भरपूर राहिला, जिस वक्त मैं आपके भांजे से मिली थी, आपने बताया था कि वो सनलाइट में नहीं जा सकता है। बिल्कुल। अब उसकी हालत कैसी है? सनलाइट से डॉक्टर ने स्टिल मुझे भी मना किया हुआ है और साथ उसे भी मना किया, क्योंकि सनलाइट जो है वो एसिड का जो अटैक हुआ था फेस के ऊपर हुआ था, और उसके शोल्डर्स वगैरह हैंड्स, अभी भी वो स्टिल जब बाहर जाता है तो उसे वही हीट प्रॉब्लम होती है, रोता है, चीखता है। हम तो बड़े, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बच्चा अभी तक बर्दाश्त नहीं करता है। वो इस चीज़ को अभी भी देखता है तो वो हमेशा डिग्रेड फील करता है। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया था जिस वक्त आप आईसीयू में थी, उस वक्त आपको कत्ल करने की भी कोशिश की गई थी, धमकियां भी आपको मिलती रही, जिसकी वजह से आपको इस्लामाबाद मुंतकिल होना पड़ा। तो ये सिलसिला क्या अभी भी हो रहा है? अब मुजरिम की फैमिली की तरफ से कोई धमकियां वगैरह मिल रही हैं क्या? अभी तो आज ही अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हुआ है, लेकिन अब मुझे डर है, क्योंकि अब ये कुछ भी, इनके फुल फैमिली पुलिस वाली है और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे वाकई गवर्नमेंट ने जो मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी दी गई थी वो कोर्ट के लिए दी गई थी। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी आगे भी मेरी सिक्योरिटी इसी तरह रखें, ताकि नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका ज़रूर बदले का कोई रद्दोबदल ज़रूर होगा मेरे साथ। यानी ये केस क्योंकि अब ओवर हो गया तो आपकी सिक्योरिटी भी ख़त्म, तो इसी वजह से आप अपील कर रही हैं कि इनकी सिक्योरिटी के लिए यकीनन कुछ किया जाए। अच्छा, 17 सर्जरीज आपकी उस वक्त हुई थी, गालिबन आज से 2 साल पहले मैं आपके पास आई थी। जी जी। अब अभी भी सर्जरीज आपकी प्रोसेस में हैं, मजीद भी हुई हैं? बिल्कुल। आइज़ का तो डॉक्टर ने बिल्कुल लॉस्ट कह दिया है, उसकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ आर्टिफिशियल आई पे जा सकते हैं या फिर आप ग्लासेस के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। बाकी फेस की सर्जरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं, बाकी लेज़र भी हो रहे हैं। लेज़र में ये कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम जितना होगा बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, लेकिन पहली जो राय थी वो तो हम नहीं दे सकते, अदरवाइज़ हम मेहनत कर सकते हैं। तो जहाँ नाजरीन एक तरफ ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ जिस तरह की खबरों की तरफ अब मैं जाने वाली हूँ उस पर बात करूँगी, लेकिन उससे पहले आप हिम्मत और बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से ये खुद इस बात पर खुश हैं कि आप इनको हेल्प कर रहे हैं इनकी सर्जरीज़ में, इसी तरह से इनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ करें, क्योंकि इंसाफ तो इन्हें मिल गया है, लेकिन साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी के लिए अभी भी परेशान हैं, खौफ का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया। एक तरफ इस तरह की बच्चियाँ, इस तरह की लड़कियाँ जिनके साथ जुल्म किया जाता है, तो दूसरी तरफ हमें क्या खबरें मिलती हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि मर्द हज़रात से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आप शौहर हैं और आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है तो फिर आप ख़तरे में हैं। कराची में शौहरों को बीवियों से ख़तरा है। 1 महीने में 3 बीवियों ने अपने शौहरों को कत्ल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी से लेकर कॉल सेंटर के मालिक शहबाज रथवानी तक बीवियाँ ही असल कातिला निकली हैं। ताज़ा तरीन वाक़या सदर में बीवी के हाथों 65 साला शौहर के लर्जा खेज कत्ल का है, जिसे बीवी ने कत्ल किया। लाश टुकड़े टुकड़े की। ख़वातीन में इस कदर तशद्दुद पसंदाना रवैया, संगदिली और इस हद तक जराइम में मुलव्वस हो जाना इतना आम अब क्यों होता जा रहा है? डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर उरूज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उरूज, कराची में 1 महीने में ये 3 बड़े केसेस सामने आए हैं, बज़ाहिर कोई वजह समझ आती है आपको? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये जो पूरा सिचुएशन है कि बीवियां निकल रही हैं केसेस के पीछे, सो इट इज़ बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मेनली जो एक रीज़न है वो है फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या फिर वो हो सकता है कि आपका ट्रस्ट लगा हो, चीट किया हो, या उसको सिक्योर फील ना कर रही हो, वो कहीं पे इनसिक्योरिटी हो तो उस पर कर सकती है। जो रिसेंट जो वाकया हुआ है, इट इज़ नॉट ओनली द मर्डर, वो बेसिकली एक्ट वायलेंट किलिंग है। सो अगर हम उसको सिर्फ मर्डर की शक्ल नहीं दे सकते कि सिर्फ खून किया है, लेकिन उस खातून ने वायलेंटली उस शख्स को
मारा है या वायलेंटली उसको पीसेस में कट किया है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो और डिटेल में जाती है, जिसको हम कहते हैं कोई साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, या कोई बहुत कहते हैं ना रिवेंज, एन एक्ट ऑफ रिवेंज दैट पर्सन कुड हैव। अच्छा उरूज, जो बातें आप कर रही हैं, ये शिकवे शिकायतें तो शुरू से ही रहे हैं ना, अब ये सोच आ जाना इतनी एक्सट्रीम पर कि जान से ही मार दो, कत्ल कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसा पहले भी होता था और खबरें सामने नहीं आती थी क्या? पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले अक्सर ये होता था कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हमारे सामने ही पहले आ चुके हैं कि माएँ बच्चों को बहुत मारा करती थी। वो भी एक तरीका था अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। शोहरों को भी अटैक किया जाता था। यूके में मेल डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी कॉमन, सो डेफिनेटली इट्स हियर एज वेल। पहले रिपोर्ट नहीं होता था इतना जितना अब रिपोर्ट होता है। हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते थे मर्द हजरात के जो अपने घर में अब्यूज होते रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर निकल के इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उनको कहते हैं हमारी मर्दानगी में बात। आप कराची में प्रैक्टिस करती हैं ना, तो कितने केसेस आते हैं आपके पास ऐसे जिनमें मर्द तशद्दुद का शिकार होते हैं? आई वुड से अगर 10 अब्यूज के केस हैं तो उसमें 3 से 4 मर्द के भी होते हैं, जो सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं है, मेंटल अब्यूज भी है, कहते हैं ना पैसिव अग्रेसिव अब्यूज है उसके अंदर। सो नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज इज देयर इज पैसिव अग्रेसिवनेस, देयर इज अब्यूज ऑफ इमोशनल अब्यूज इज देयर। माँ बाप से काट देना, दोस्तों से काट देना, या अपने आप को हार्म देना कि वो शख्स मेंटली इतना टॉर्चर हो जाए। तो बहुत सारे केसेस इस तरह, अगर मैं कहूँ 10 आते हैं, 10 में से 3 से 4 जो हैं वो मर्द हजरात भी होते हैं। जो आप जो 10 में से 4 का रेशो बता रही हैं, तो ऐसे में तो कोई मर्द मार्च भी हो सकता है फिर? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहती हूँ देखें, हम मर्द और औरत के प्रॉब्लम, हम जब किसी इंसान के प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो हम नजरिए से देखते हैं ये मर्द का प्रॉब्लम है, ये औरत का प्रॉब्लम है। इस नजरिए से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक्ट ऑफ वायलेंट जेंडर को नहीं देखता। जब उस खातून ने वो वायलेंट का एक्ट किया तो वो जेंडर देख के नहीं किया कि मैं औरत हूं तो मैं कर रही हूँ। उसके जहन पे वो फ्रस्ट्रेशन हुई, वो गुस्सा आया, वो उस कैफियत में गई और उसने मार दिया। तो हमें हर किस्म के राइट को देखना चाहिए एज ए ह्यूमन राइट, नॉट एज अ फीमेल राइट, नॉट एज अ मेल राइट। जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक इंसान को होती है। मेंटल प्रॉब्लम जेंडर। मेरे लिए तो ये हैरान कुन बात है जब आप कह रही हैं कि आपके पास 10 में से 4 मर्द हजरात आते हैं जो घर में तशद्दुद का शिकार होते हैं या मेंटली तौर पर टॉर्चर होते हैं। और यहाँ पर मामला ये है कि ख्वातीन के साथ अगर जुल्म होता है तो उस पर तो बात की जाती है, लेकिन अगर मर्द हजरात जुल्म का शिकार होते हैं तो उस पर बात नहीं की जाती, या उस पर भी मर्द को ही कसूरवार ठहराया जाता है। तो माशरे के इस एंगल को भी ज़रूर देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उरूज, साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।